अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और सही से स्टडी कर रहे होंगे। जब भी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया है उसके बाद मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको कोई क्यूरीज़ हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपने वीडियोस देखी ही होंगी और अगर कोई इशू है उनमें, उन लेक्चर्स में, पिछले में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम चार्ज पार्टिकल यानी कि सिंगल चार्ज पार्टिकल मोशन पे फोकस कर रहे हैं। हमने एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस किया इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने इसे कंसिडर किया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने दोनों में यानी कि एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी हमने उसे जो चार्ज पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी थी या उसकी जो मोशन थी उसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमारा सेकंड फेज़ था नॉन यूनिफॉर्मिटी की तरफ। हमने नॉन यूनिफॉर्म यानी कि ग्रेडियंट, जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रही बल्कि चेंज हो रही थी, हमने ग्रेडियंट की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उस ग्रेडियंट की वजह से चार्ज पार्टिकल की जो ड्रिफ्ट हुई या जैसे उसका पाथ बना वो हमने डिस्कस किया। फिर अगर हमने इसको जो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया उसको हमने लाइंस में भी वेरी किया और उसको कर्व में भी वेरी किया। उसके बाद हमने उसका केस भी देखा कि पैरेलल केस क्या है, अगर हम ग्रेडियंट को पैरेलल रखें तो क्या होगा, अगर हम ग्रेडियंट को परपेंडिकुलर रखें तो क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारे डिफरेंट केसेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो ये केस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर करें तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी मोशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसीलिए बुक की तरफ आ जाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बाद में जो टॉपिक है वो बुक से डिस्कस करना होता है, बुक से आपने इसको रीड करना है, तो इसलिए मैं इसको बुक सामने रख के ही आपसे वो पॉइंट डिस्कस करती हूँ ताकि जो बुक में पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएँ। ठीक है, जो एडिशनल है वो मैं आपको साथ एक्सप्लेन भी किए हुए हैं जैसे बुक के ऊपर भी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले अगर हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि पिछले केसेस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे थे, नॉन यूनिफॉर्म ले रहे थे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रख रहे थे। अब हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म करना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप बुक की डायग्राम पे ही हम फोकस करें तो ये अगर आप देखें, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। अब इसमें जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द एक्स है यानी एक्स डायरेक्शन में है और ये ई एक्स जो है वो हम उसका कंपोनेंट ले रहे हैं एक्स की डायरेक्शन में, हम वाई की डायरेक्शन में कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो जी डायरेक्शन है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जी डायरेक्शन में जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी, ये जो कर्व नज़र आ रही है ये आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, फिर यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है और यहाँ पे फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है या चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। और नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है वो उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं इस फॉर्म में। तो अगर आप ये वाली डायग्राम देख रहे हैं तो ये आपके पास कौन सी वेव फॉर्म है, ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है जिसको हम पीरियोडिक वेव फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये हमारी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है और हम प्लाज्मा में इस तरह की वेव्स जो हैं वो स्टडी करते हैं कि जब इस तरह की कोई वेव जो है वो प्लाज्मा में से पास करती हैं या वेव जो है वो मूव करती है, प्लाज्मा के अंदर वेव जनरेट होती है, तो उसकी वजह से
जो चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है वो उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक्चुअली जो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है वो हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर मैं लिखूँ तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमारे पास जो वेव की इक्वेशन है वो ये होती है। अब इसमें हमारे पास इसका जो है के एक्स जो है ये क्या है, ये हमारा के एक्स, के जो है 2 पाई बाई लैम्डा है। एक्चुअली के जो होता है ये होता है 1/λ, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एंगुलर वेव नंबर होगा क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा इसमें इन्वॉल्व है। ओमेगा जो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एक्स जो इसकी पोजीशन या डायरेक्शन को शो कर रही है, और टी जो है वो टाइम को है, ठीक है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आप देखें तो ये अब एक्सपोनेंशियल में के एक्स भी मौजूद है और ओमेगा टी भी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस वेरी कर रही है पोजीशन के साथ भी और टाइम के साथ भी। पोजीशन पे भी डिपेंड कर रही है और टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें एट ए टाइम हम एक चीज़ को कांस्टेंट भी रख सकते हैं और दूसरे के लिए वेरिएशन चेक भी कर सकते हैं। हो सकता है हम फर्स्ट केस में हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक्स को जो है वो कंसिडर ना करें, यानी कि हम उसकी पोजीशन को कांस्टेंट कर दें और टाइम को वेरी कर लें। उसके साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन देख लें, या हम टाइम को फिक्स कर दें और उसकी पोजीशन को कंसिडर कर लें, ठीक है। हम पोजीशन के हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज देख लें। तो अब हम यही करने लगे हैं कि लेट्स सपोज मैं अगर ये कहती हूँ कि हम टाइम जो है उसे कंसिडर नहीं कर रहे, तो E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स होगा हमारा, ठीक है। तो अब अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बजाय हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इसमें आप देखें, जब ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हमारा साइन कंपोनेंट भी होता है और कॉस कंपोनेंट भी होता है, यानी इसमें हमारा रियल कंपोनेंट भी होता है और इसमें हमारा इमेजिनरी कंपोनेंट भी होता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका रियल कंपोनेंट कंसिडर करें तो वो क्या होगा, ई नॉट कॉज ऑफ के एक्स और इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है और हम इसको एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करें। तो ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जो बुक में लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ये इसी तरह से आ रही है, ठीक है। ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कॉज के एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स वेक्टर। इस कंपोनेंट, क्योंकि हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम इसको सिंपली ई नॉट कॉज एक्स को ई एक्स की फॉर्म में भी ई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पे ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप इसको लिख सकते हैं अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो इक्वेशन है, जो F इज़ इक्वल टू क्यू ई। अभी तक अब बार पहले हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में कंसिडर कर रहे थे, F इज़ इक्वल टू जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू V क्रॉस B हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम दोनों केसेस को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए F के साथ हमारे पास क्यू ई बी मौजूद है, प्लस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहे हैं तो हम F की बजाय इसको एम ए की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो इसके एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, फिर वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हम इसको अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में लिखें तो एम डी वी बाई डी टी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी क्यू ई को अगर मैं इसी तरह रहने दूँ, और ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है तो प्लस क्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अब क्योंकि वी क्रॉस बी है तो हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू ये आपका एक्स वाई जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो वेलोसिटी होगी उसके कंपोनेंट हो गए वी एक्स वी वाई वी जी, तो ये हमारा 0 0 और बी। तो ये मैंने आपको यहाँ तक लिख दिया। ये सिंपली आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपको याद हो, हमने पिछला टॉपिक जो था मैं आपको साथ शो भी करवा देती हूँ। आपने ये सारी कैलकुलेशन उसी वे पे करनी है जी।
यहाँ पे आपने ये जो पहला टॉपिक है आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म ई एंड बी फील्ड में ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब आप ले रहे हैं तो ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाली इक्वेशन में जो कैलकुलेशन है मैं आपको स्टेप मेंशन कर देती हूँ। ये वाले जो आपने स्टेप किए थे इसी तरह से ये सारे आपके स्टेप होने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करें। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए चलिए ये अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो dv/dt। तो अगर आप इसका पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस q, दोबारा से लिख रही हूँ उसी फॉर्म में, vx vy vz 0 0 b, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ जी डायरेक्शन है। अब कंपोनेंट लिखते हैं। सबसे पहले हम इसका x कंपोनेंट लिख रहे हैं dvx dt। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी x कंपोनेंट मौजूद है। तो यहाँ से अगर आप x कंपोनेंट देखें तो ये आपके पास q, यहाँ से देखिए ये वाला कंपोनेंट होगा v y b, ठीक है, ये आपके पास होगा। और इसी तरह से अगर आप इसका y कंपोनेंट लिखें तो y कंपोनेंट में आपका e नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आपके पास ये कंपोनेंट आ जाएगा माइनस vx q b, ठीक है। तो सिंपली आप इसे लिख सकते हैं माइनस vx q b। यहाँ पे भी देख लें आप इसका y कंपोनेंट, अगर आप इसका y कंपोनेंट देखें तो ये लाइन निकल गई तो माइनस vx b, क्योंकि ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट m dvz/dt इज़ इक्वल टू, अगर आप z कंपोनेंट लें तो वो आपका ज़ीरो। तो यहाँ से आपको पता चलेगा अगर m dvz इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो आपकी जो vz जो वेलोसिटी है z डायरेक्शन में वो कांस्टेंट आ जाएगी।